Welcome once again. In this video, we are going to discuss about the paper of Statistics 1 HSSC 1 2011 और टॉपिक एज यूजुअल हम जो फर्स्ट हमारा फेज़ है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन इंक्लूडिंग मोमेंट्स क्यूनेस एंड कुर्टोसिस हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी सिंपली प्रेजेंट आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स and measures of central tendency in which we calculate different types of averages: arithmetic mean, median mode, harmonic mean, geometric mean. It is also a part of descriptive statistics. Whereas in inferential statistics we make inference, or we can say that with the help of sample statistic we predict about population parameters and we make hypothetic predictive analysis about population। यानी कि एक नॉन चीज़ या एक नॉन डाटा की मदद से हम अननोन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो पहला जो फंक्शन है वो ये है कि हम डाटा को डील करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं हम डाटा को एक प्रेजेंटेबल वे के अंदर, जो कि हमारे अपने पर्सनल नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। बिसाइड्स दिस वी कैन ऑल्सो शो द डाटा टू अदर्स। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है प्रिडिक्टिव एनालिसिस और फोरकास्टिंग, यानी कि प्रीवियस डाटा की मदद से हम मुख्तलिफ एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद, मुख्तलिफ तरीक़ों से एनालाइज करने के बाद हम इसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग या फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से। और थर्ड फंक्शन है कि ये जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस या फोरकास्टिंग है, इसकी मदद से जो हासिल शुदा हमारे आउटकम्स हैं उनकी मदद से हम डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग तरतीब देते हैं। और फोर्थ के अंदर हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी इसके अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस वक्त हमारे सामने फिनोमिनन्स टू और मोर देन टू हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, तो हम वो सिचुएशंस किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, या वो सिचुएशंस जो हैं वो किसी मार्केट के बारे में भी हो सकती हैं, या किसी और मैटर के बारे में जिसको भी हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर डील कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस और अकॉर्डिंग टू आवर विश हम उसमें से कंपैरेटिव एनालिसिस में से किसी एक ऑप्शन को या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को हम पिक करते हैं। फिर पॉपुलेशन और हाइपोथेसिस एनालिसिस, जो के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर हम हाइपोथेसिस एनालिसिस कंडक्ट करते हैं और पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि नॉन की मदद से हम अननोन तक अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वन इज कॉल्ड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं, और इनको याद रखना बड़ा ईजी है क्योंकि आप ये परफॉर्म करते हैं। जबकि चौथी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मोस्टली यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के अंदर, जो कि आप पार्ट 2 के अंदर आप देखेंगे। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि आप हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो है उसको आप उन ऑब्जर्वेशन के सम के ऊपर आप डिवाइड करते हैं। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जी कि आ गिवन स्टॉक वाज परचेज एट द फॉलोइंग प्राइसेस एट वेरियस आइटम्स। मुख्तलिफ स्टॉक्स आपने परचेज़ किए हैं मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 शेयर्स एट ₹8.20 अ शेयर, 20 शेयर्स आपने बाई किए हैं 8.20 के रेट से।
100 शेयर्स आपने बाई किए हैं एट द रेट ऑफ 10.90 के रेट से, 50 शेयर्स आपने बाई किए हैं 9.40 शेयर के रेट से, और 200 शेयर्स आपने बाई किए हैं 7.80 के रेट से। फाइंड द मीन कॉस्ट पर शेयर। तो सबसे पहले तो आपने जो प्राइस पे की है डिफरेंट शेयर्स की, उसके हिसाब से आप सबसे पहले तो टोटल प्राइस को कैलकुलेट कर लें। 20 शेयर एट द रेट ऑफ 8.20, 100 शेयर एट द रेट ऑफ 10.90, 50 शेयर एट द रेट ऑफ 9.40, 200 शेयर एट द रेट ऑफ 7.80 पर शेयर के रेट से। तो इसकी टोटल प्राइस जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप। तो 164 फर्स्ट ऑप्शन में आपने पे किया है, 1090 आपने दूसरे ऑप्शन के अंदर पे किया है, 470 आपने थर्ड ऑप्शन, और 1560 आपने फोर्थ ऑप्शन। तो अभी तक आपने जो टोटल प्राइस पे की है वो की है 3284, यानी कि इनका सम ले लें आप, और इसको आप x का अगर नाम देते हैं तो सम ऑफ x 3284, और n जो है आपके टोटल शेयर्स 200 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 20, 370 आपके शेयर्स हैं। तो सिंपली डिवाइड कर दें और आपके पास मीन कॉस्ट पर शेयर निकल आएगी, यानी एवरेज आपने एक शेयर को बाय करने के लिए 8.87 पे किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स आर 7 and 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड ऑल द 3 नंबर्स इफ मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 10। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो ये है कि मीन और ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, उसका जो मीन है वो है 7 और ज्योमेट्रिक मीन उसका है 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड ऑल द 3 नंबर्स इफ मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 10, यानी कि ये जो 3 नंबर्स हैं इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको देखते हैं कि लेट द 3 नंबर्स बी ए बी सी, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द नंबर्स, तो हमें कोई ना कोई नाम असाइन करने होंगे उनको। तो हम उनको नाम जो असाइन कर रहे हैं वो है ए बी सी। और यहाँ पे अब जो एक कंडीशन दी गई है जी कि इफ़ टू मीन ऑफ 2 नंबर्स इज़ 10, अब मीन जो है वो सिंपली सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10। और जिस वक्त फर्दर हम इसको अरेंज करते हैं तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, when it goes to the other side of the equation it will be multiplied, so 10 multiplied by 2 20, so we can say that a plus b equals to 20, that is equation number 1, and we can say that b equals to 20 minus a। यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं तो a इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, सो वी कैन से दैट b इक्वल्स टू 20 माइनस a। इसके बाद जो एक और कंडीशन यहाँ पर हमें मिलती है कि यहाँ पे कहा गया द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 7, तो बिल्कुल उसी तरह a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 सम डिवाइडेड बाई काउंट इक्वल्स टू 7। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 21। और फाइनली अगर हम c की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस, तो c इक्वल्स टू 21 माइनस a माइनस b। तो अभी तक हमारे पास एक ये चीज़ आ गई हमारे पास, यानी कि b इक्वल्स टू 20 माइनस a, और एक हमारे पास आ गया जी c की वैल्यू जो कि 21 माइनस a माइनस b। अब ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन याद रखें कि जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास हों उनको अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं तो हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर आपने 3 को मेंशन करना है। अगर ये 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 आ जाएगा, 5 हैं तो 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये a b c d e बढ़ती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि इसकी वैल्यू हैं नंबर हैं 3 a b और c और इनका मीन है 4, तो हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर आपने 3 को मेंशन करना, और ये आपके पास आ जाएगा जी 4 रेज टू पावर 3। यानी कि जिस वक्त आप इसका दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे, आप स्क्वायर लेंगे इसका,
तो ये आपका बन जाएगा 4 रेज टू पावर 3 और ये आपके पास आ जाएगा जी 64। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी तो a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी अंडर रूट और 3, और ये जब भी हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे तो इसका रूल ये है कि ये अंडर रूट ख़त्म होगा और इसके बाहर ये जो पावर है ये दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जो डिजिट होगा उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर 3, जो कि बन जाएगा 64। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने ले लेनी है। a प्लस बी इक्वल्स टू 20 और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 21, और इसकी मदद से हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अगर आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानते हैं तो सेम साइन जो हैं वो कभी भी कैंसिल नहीं होते, हमें यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे a और b दोनों को कैंसिल करना चाह रहे हैं, और ये कैंसिल उसी सूरत में हो सकते हैं कि जिस वक्त साइन चेंज हों। और चेंज करने का रूल ये है कि आप जिस वक्त साइन चेंज करेंगे तो फिर पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, यानी कि -a माइनस b माइनस सी इक्वल्स टू -21। तो साइन चेंज करने के बाद प्लस a माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस b माइनस b के साथ कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा -c इक्वल्स टू 20 माइनस 21 -1, यानी कि -c इक्वल्स टू -1, और माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और c इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास c जो है वो आ गया 1 के बराबर, और a b जो है वो हमारे पास आ गया 60, चूँकि a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई सी 64 है, सो c हमारे पास 1 है, तो विच मीन्स कि a b जो है वो 64 के बराबर है, क्योंकि 64 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पे हमारे पास a b जो है उसकी वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर हमने जो a की वैल्यू हमने जो निकालनी है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें a b इक्वल्स टू 64 और b जो है वो हमारे पास बराबर है 20 माइनस a के, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें 20 माइनस a इक्वल्स टू 64, और ये आप जिस वक्त a मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ तो 20a और प्लस माइनस माइनस और a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस 64 जब इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो -64 इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर -20a प्लस 64 इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे स्क्वायर है। इसको हम स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब इसके आपके पास बहुत सारे मेथड हैं इनको सॉल्व करने के। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तो आपका सेट बन जाएगा a माइनस 16 और एक आपके पास बन जाएगा a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू प्लस 16 बन जाएगा और a इक्वल्स टू 4 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 16 एक वैल्यू आ गई, 4 दूसरी वैल्यू आ गई, और जो c है वो इक्वल्स टू 1 के है। तो अगर आप इधर इसको प्रूव करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं कि एक तो मीन जो है वो 3 आइटम्स का 7 था, और 16 प्लस 4 प्लस 1 16 प्लस 4 20 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 7। तो मीन यहाँ पे प्रूव्ड है कि मीन ऐसे ही है,
और अब अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात की जाए तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम कैसे ले सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास आ जाएगा 64 रेज टू पावर 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। तो ये इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब आगे जो आ जाता है जी, व्हाट आर द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एवरेज। तो एवरेज जो है वो समझने में आसान होनी चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला, कोई ना कोई उसका मैथमेटिकल फार्मूला ज़रूर होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से उसको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसा कि मोड जो है उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ से कभी कभी आपकी जो एवरेज है वो इफ़ेक्ट होती है। तो यही वजह है कि उसको सूटेबल एवरेज नहीं कंसिडर किया जाता। और इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे कि मीडियन और मोड के केस में देखें कि उसकी कैलकुलेशन में सारी की सारी वैल्यूज़ हिस्सा नहीं लेती, लेकिन मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उनमें तमाम ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं कैलकुलेशन में। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, इट शुड बी कैपेबल और फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, उससे आप आगे मैथमेटिकल एनालिसिस भी उसका कर सकें। इट शुड हैव सैम्पल स्टेबिलिटी। तो ये आपकी 5-6 एवरेजेस हैं जो कि डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एवरेज हैं। आगे है जी, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इक्वल्स टू 17.5। तो यहाँ से एक बात तो अंडरस्टूड है कि डेविएशन मेथड यूज़ हुआ है जिसमें a इक्वल्स टू 17.5 है। ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन r, फर्स्ट रॉ मोमेंट है आपके पास 0.3, सेकंड रॉ मोमेंट है 74, थर्ड रॉ मोमेंट है 45 और फोर्थ रॉ मोमेंट है 1 to 1 to 5। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है फाइंड वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। अब सबसे पहले तो हमें मोमेंट्स जो ज़रूरत हैं ये देखने, ये कोर्टोसिस का क्वेश्चन है जिसके अंदर लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक जो है वो उसके लिए बीटा 2 कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए आपको मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन की ज़रूरत है। तो उसको हम ज़ायरा इक्वेशंस हैं उसकी मदद से सॉल्व करते हैं। सेकंड मोमेंट हम प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले पेपर्स में भी डिस्कस हो चुकी हैं। ये बराबर होती है मोमेंट रॉ मोमेंट 2 माइनस रॉ मोमेंट 1 के स्केयर से। रॉ मोमेंट 2 जो है ये आपके पास है 74 माइनस रॉ मोमेंट 1 जो है 0.3 का स्केयर, और ये सेकंड मोमेंट आपके पास आ जाएगी 73.91। जबकि फोर्थ मोमेंट जो है ये बराबर है आपके रॉ मोमेंट 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 3 प्लस 6 रॉ मोमेंट 1 स्क्वायर रॉ मोमेंट 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 रेज टू पावर 4। और ये आपके पास चारों की चारों रॉ मोमेंट्स हैं, इनको अपनी अपनी जगह पे आप प्लेस करें। ये दो फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, बल्कि मोमेंट 2, मोमेंट 3, मोमेंट 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आपके मोमेंट्स के क्वेश्चन में भी और आपके कुर्टोसिस में भी। तो ये उनमें से 3 के 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन ये फिर यहाँ पे हमें मोमेंट 2 और मोमेंट 4 की ज़रूरत थी तो हमने ये कैलकुलेट की। तो मोमेंट 2 जो है वो है 73.91 और मोमेंट 4 जो है वो 1210.9357। और यहाँ पे आप इसको बीटा 2 को कैलकुलेट कर लेंगे। बीटा 2 इक्वल्स टू मोमेंट 4 डिवाइड बाय मोमेंट 2 स्क्वायर, और ये पुट करेंगे तो ये 2.2170, तो ये लेस देन 3 है, तो ये प्लेटिकर्टिक है। अगर ये ग्रेटर देन 3 होती तो ये लेप्टोकर्टिक होती, और अगर ये इक्वल्स टू 3 होती तो ये मेसोकर्टिक होती। ये 3 इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और मेसोकर्टिक। प्लेटिकर्टिक के अंदर आपका जो बीटा 2 है ये हमेशा लेस देन 3 है, और लेप्टोकर्टिक के अंदर ये ग्रेटर देन 3 है, और जो मेसोकर्टिक है उसके अंदर ये इक्वल्स टू 3 है। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन
नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ फैमिलीज या फ्रीक्वेंसी 4 7 14 22 12 एंड 6, वन थिंग इज अंडरस्टूड दैट इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ ग्रुप डाटा। लेकिन यहाँ पे क्लासेस नहीं गिवन, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट मीडियन, मोड, क्वार्टाइल 3 एंड डिसाइल 7। डिस्क्रीट डाटा के अंदर डाटा तो ये ग्रुप है, लेकिन आपके पास क्लासेस भी आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सूटेबल नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप डिस्क्रीट मेथड जो है उसको यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्क्रीट मेथड क्या है कि ये सिंपली आपके पास x है, ये क्लास मार्क है, और ये जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं ये फ्रीक्वेंसी है। आपको यहाँ पे मीडियन, क्वार्टाइल 3 और डिसाइल 7, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, इसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लें और हर अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं प्रीवियस टोटल के अंदर। तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 4 4 + 7 11 11 + 14 25 एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो है ये आपका जो सम ऑफ f है ये आपका इक्वल्स टू आ जाएगा 65 के। तो सम ऑफ f जो है ये इक्वल्स टू NB कंसिडर किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये NB है आपका। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मीडियन के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2 को कैलकुलेट करें। n आपका आ गया 65, 65 + 1 66 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 33। तो 33 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है 47 में। तो इस 47 के सामने जो x है वो आपका मीडियन है, यानी कि 3। इसी तरह आप क्वार्टाइल 3 और डिसाइल 7 जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वार्टाइल 3 के अंदर आप क्या करेंगे जी कि 3n+1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मीडियन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिसाइल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, और अगर परसेंटाइल यहाँ पे पूछा जाता तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। डिसाइल के अंदर सबसे पहले क्वार्टाइल देख लें, 3n+1 डिवाइड बाय 4, और ये बन जाएगा जी आपका 49। तो ये फॉल करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 59। तो 59 के सामने जो x है वो है 4, तो क्वार्टाइल 3 होगा 4। इसी तरह डिसाइल बन जाएगा 7n+1 डिवाइड बाय 10, और ये बन जाएगा जी 45.6, जो कि फॉल करता है 47 में। और 45.6 यहाँ पे एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेते हैं। 65 मल्टीप्लाई बाय 7 +1 डिवाइडेड बाय 10, 45.6। तो 45.6 जो है ये फॉल करता है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 47 के अंदर। तो ये 47 के अंदर ये फॉल करता है, और 47 के सामने जो x है और वो है 3। तो जो आपका डिसाइल 7 है वो होगा 3। इसी तरह मोड जो है उसको डिस्क्रीट डाटा में देखना बहुत इजी है कि आप सिंपली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो x है वो आपके लिए मोड है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 22, जिसके सामने जो मोड है वो 3, तो 3 आपके लिए मोड है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन n1 इक्वल्स टू 15 n2 25 n3 40, x⁻1 फर्स्ट मीन जो है वो 15.8, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 22.5, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 30.2, और S1 यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.45, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.65, और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.28। कंबाइंड कंप्यूट कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कंबाइंड मीन की, और कंबाइंड मीन हम प्रीवियस वीडियो में भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आपके पास यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, 1 2 और 3। तो फार्मूला जनरेट करें इसका, n1 मल्टीप्लाई बाय x⁻1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय x⁻2 प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय x⁻3।
डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 और वैल्यूज़ को पुट करें और पुट करने के बाद जो आपके पास कंबाइन मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 25.09। अब यहाँ पे आप कंबाइंड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और कंबाइंड वेरिएंस के अंदर ये याद रखें कि ये आप अगर इसको भी देखें तो ये फार्मूला को आप पीसेस में प्रिपेयर करें, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें कि n1 मल्टीप्लाई बाय x बार 1 और डिवीजन में है n1, तो आगे सिर्फ इतनी चीज़ याद रखना आपके लिए काफ़ी है। आप उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस देखें कि कितनी हैं। अगर 2 हैं तो ये फार्मूला 2 तक जाएगा, अगर 3 हैं तो ये 3 तक जाएगा। तो ये पूरा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इतने इस पीस को याद करने की कोशिश करें और इसको आगे समझने की कोशिश करें कि ये अगर 3 हो तो 3 तक जाएगा, 4 हो तो 4 तक जाएगा, सेम रिपीट होगा। इसी तरह अगर कंबाइंड वेरिएंस की बात करें तो जस्ट इतना पीस याद करना आपके लिए काफ़ी है, यानी कि n1 फर्स्ट वेरिएंस प्लस फर्स्ट मीन माइनस कंबाइंड मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। उसके बाद आप आगे देखें कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हैं। अगर 3 है तो ये 3 तक जाएगा, और अगर 4 है तो 4 तक जाएगा, अगर 2 है तो 2 तक ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास चूँकि 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो हम इसी फार्मूला को आगे रिपीट करते जाएंगे और 1 की जगह पे 2 आता जाएगा और उसके बाद ये आगे 3 तक जाएगा, यानी कि n1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वेरिएंस प्लस फर्स्ट मीन माइनस कंबाइंड मीन स्क्वायर, यहाँ पे n2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेरिएंस प्लस सेकंड मीन माइनस कंबाइंड मीन स्क्वायर प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय थर्ड वेरिएंस प्लस थर्ड मीन माइनस कंबाइंड मीन स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है वेरिएंस की, जबकि हमें दी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल इज़ दैट वेरिएंस इज़ अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे 2.45 का, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6, जबकि आप सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4.65 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 21.6225। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52.9984। और सिंपली आप इसको पुट करें और पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो कंबाइंड वेरिएंस जो है वो आपके पास आ जाएगी 65.71। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये 8.10 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये सिंपली आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय कंबाइंड अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100 करना चाहें तो ठीक है, नहीं किया तो तब भी कोई बात नहीं, ये आपके पास कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। और इसको आप सिंपली डिवाइड करें और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गई 8.10, जबकि कंबाइंड मीन जो है ये आपके पास है 25.09, तो ये आ जाएगा 0.322। 10th क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फर्स्ट केस है वो है 2x, तो आप 2 जो है उसका अगर कांस्टेंट है पीछे तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, 2 का स्क्वायर 4 और वेरिएंस ऑफ x जो है वो गिवन है यहाँ पे 25, तो ये आ जाएगा 100 और इसकी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लें तो 10। सेकंड है आपका x प्लस 2, यानी वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 होती है, सिंपली वेरिएंस ऑफ x जो कि 25 के बराबर है और 25 का जो अंडर रूट है 5, यानी वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आ जाएगा। थर्ड आपके पास है 2x प्लस 4, सेम फिनोमेनन जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल के पीछे कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर ले लें 2 रेज टू पावर 2, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ 4। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जो है डिजिट की वेरिएंस वो हमेशा 0 होगी, और 4 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x जो कि 25 है और ये आ जाएगी आपके पास 100, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये 10 के बराबर आएगी। एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो है इसका कैलकुलेट करना है जी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और सबसे पहले तो देखें हमें क्या क्या चाहिए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन चाहिए,
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए और मीन भी चाहिए, यानी कि हमें एक मीडियन, एक मीन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और फाइनली मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये हमें 4 चीज़ें इसके अंदर चाहिए। और डाटा जो है वो हमारे पास है ग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लासेस भी गिवन है, और हमें क्लास बाउंड्रीज़ भी निकालनी पड़ेंगी क्योंकि ये बराबर नहीं है। और मेथड जो है वो बड़ा सिंपल है, पहले भी डिस्कस हो चुका है कि सबसे पहले आप इन दो को माइनस करेंगे, माइनस करके जो भी आंसर आएगा आपके पास उसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि 9.8 माइनस 9.7, ये आपके पास आ जाएगा जी 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.05। तो 0.05 लेफ़्ट साइड से माइनस होगा और राइट साइड के ऊपर ऐड होगा, और ये ऐड लेस होने के बाद ये आपके पास आ गई क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद जो हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए, हमें क्लास मार्क चाहिए और सबसे पहले, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। तो क्लास मार्क जो है ये बड़ा सिंपल, हर वीडियो के अंदर ये मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली आप क्लास बाउंड्रीज़ को प्लस करके डिवाइड कर दें 2 पे, या सिंपली क्लास लिमिट्स दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दें 2 पे। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9.7 प्लस 9.3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9.5, और 10.2 प्लस 9.8 इक्वल्स जो भी आए डिवाइड कर दें 2 पे 10। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इनमें 0.5 का डिफरेंस है। अगली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली 0.5 को ऐड करते जाएं और ये क्लास मार्क आपके पास आ जाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो मीन हमने कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ़। तो सबसे पहले तो f और x दोनों को आप मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ले लें। 9.5 मल्टीप्लाई बाई 2 19 एंड सो ऑन, और इसका सम आ जाएगा 665.5। तो 665.5 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 11.09। तो फर्स्ट चीज़ आपके पास जो पहली आपकी ज़रूरत थी अरिथमेटिक मीन, वो कैलकुलेट हो चुका है। अब उसके बाद हमें मीडियन भी चाहिए। तो मीडियन का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ n बाई 2 माइनस सी, लेकिन इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ले लें यहाँ पे 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 12 19 एंड सो ऑन, और इसकी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एफ है, विच मीन्स दैट इट इज़ करेक्ट। और सबसे पहले हम मीडियन की क्लास चूज़ करने के लिए n बाई 2 को कैलकुलेट करेंगे। n जो है ये इक्वल्स टू सम ऑफ f के बराबर होता है। सम ऑफ f जो है वो इक्वल्स टू 60 है। 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 30, और ये 30 जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें ये यहाँ पे फॉल कर रहा है 36 में। तो इसके सामने जो क्लास बाउंड्री है और जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी यूज़ होगी। L आ जाएगा आपके पास 10.75। H जो है वो डिफरेंस है x वैल्यूज़ का, हाइट ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास, कुछ नाम आप दे सकते हैं इसे, जो कि 0.5 है। और f जो है वो 17 है। n बाई 2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 30 है। और c एक ऊपर वाला यानी 19, क्योंकि 30 और 36 आपस में इक्वल नहीं है। तो ये पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लें और मीडियन आपके पास आ जाएगा जी 11.07। और थर्ड जो चीज़ है जी वो स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एफ माइनस मीन स्क्वायर होल अंडर रूट। और इसके लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, और वो चाहिए जी एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, और 19 मल्टीप्लाई बाई 9.5 180.5, 50 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 500 एंड सो ऑन। और एफ एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 7413.75। और सम ऑफ एफ एक्स जो है, जो आप ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, 665.5, और सम ऑफ एफ है 60। और इन तीन वैल्यूज़ को लेते हुए आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे जो कि बन जाएगी 0.757। तो हमारा अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अंदर अभी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की मदद से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि सेकंड रिक्वायरमेंट थी। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.757 डिवाइडेड बाय मीन जो कि है 11.09 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 6.82। और अब हम चलते हैं जी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन।
तो ये चूँकि ग्रुप डाटा है तो इसके अंदर हम x की हर वैल्यू को मीडियन से डेविएट करेंगे, और ये जो लाइंस हैं इसका मतलब ये है कि अगर माइनस साइन आता है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम उसके f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी कैलकुलेशन चाहिए। तो मीडियन जो है वो आपके पास है जी 11.07। तो सबसे पहले x माइनस मीडियन, फर्स्ट वैल्यू x की 9.5, 9.5 माइनस 11.7 while ignoring minus signs is 1.57. 10 minus 11.07 equals to 1.07. 10.5 minus 11.07 0.57। इसी तरह ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे, और फाइनली फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्टिव f के साथ हम मल्टीप्लाई कर, आप चाहें तो आप सिंगल स्टेप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई प्रेफर दिस, इससे आपका टाइम कम लगेगा, इसकी ज़रूरत नहीं। सिंपली यहाँ पे आप 1.57 कैलकुलेट जिस वक्त किया तो डायरेक्टली इसी जगह पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें फाइनली इसकी ज़रूरत है, इसकी नहीं। तो ये जिस वक्त कैलकुलेट करेंगे आप तो इसका सम ले लें जो कि है 34.43, और अब इसको आप पुट कर दें फार्मूला में, सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाई x माइनस मीडियन वाइल इग्नोरिंग माइनस साइन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 34.34 डिवाइड बाई 11.07 इक्वल्स टू 3.10। यहाँ पर ये एक यहाँ पे मिस्टेक है कि ये डिवाइडेड बाय सम ऑफ f के है, वो जो कोफिशेंट है उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे इसे। कोफिशेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अगर कोफिशेंट पूछा जाता तो फिर हम क्या करते। तो ये है 34.34 डिवाइडेड बाय 60 जो कि सम ऑफ f है, तो ये 0.5723 है। 0.5723 मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ पे अगर इसका कोफिशेंट पूछा जाता तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है ये बराबर होता मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन के। तो उसमें हम करते 0.5723 डिवाइडेड बाय 11.07। तो ये था जी आपका एक्सटेंसिव क्वेश्चन, और अब चलते हैं हम इसका MCQs। तो जो फर्स्ट है, द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन आर कॉल्ड, तो सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी पहले से कलेक्टेड होता है। The number 143.9500 rounded off to the nearest tenth one decimal place is तो simple 144.0। और उसके बाद है जी weight of the earth is 4 and जी discrete variable, qualitative variable, continuous variable, difficult to tell। यहाँ पर अगर तो constant होता तो हम constant कहते, लेकिन यहाँ पे चूँकि डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस की या क्वालिटेटिव वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन पूछी गई है तो उसके अंदर ये कॉन्टीन्यूस है, ये डिस्क्रीट में नहीं है, और यानी कि फ्रैक्शनल बेस के ऊपर आप इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। ये पहले भी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हर इंडिविजुअल जो फ्रीक्वेंसी है उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ आप इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ x बार इक्वल्स टू 25 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिनिमम। तो ये अरिथमेटिक मीन की सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूछा गया है कि जिसके अंदर जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है जी कि स्क्वायर डेविएशन of x values from its mean is always less than scared deviation of x values from arbitrary origin। तो इसके अंदर डेफिनेट सी बात है कि जो मीन है आपका यानी कि x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज़ लेस दैन x माइनस ए स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ पे मीन है 25x बार तो ये मिनिमम होगा सम ऑफ x माइनस 25 स्क्वायर। हार्मोनिक मीन फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज़, तो ये हमेशा याद रखें कि ये इक्वल होगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b के। और
To compare the variation of two or more than two series, we use coefficient of variation. coefficient of variation जो है ये हम 2 या more than 2 सीरीज़ जिस वक्त हों डाटा की, तो उनकी वेरिएशन देखने के लिए हम यूज़ करते हैं. In a symmetrical distribution, if quartile 1 equals to 4 and quartile 3 equals to 12, then median is. तो यहाँ पे मैंने एक हिंट के तौर पे ये फार्मूला दे दिया है. तो इस फार्मूला के मुताबिक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हों साइड्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी सिमेट्रिकल होगी, और अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूनेस जो है उसके अंदर आएगी. तो इसके अंदर आपको चूँकि क्वार्टाइल 3 जो है वो 12 है और क्वार्टाइल 1 4 है, तो इसको सिंपली पुट करें और मीडियन के लिए कैलकुलेट कर लें. मीडियन इसके अंदर 8 आएगा. The first three moments of a distribution about the mean x bar are 1, 4 and 0. अगर मीन की मोमेंट्स हैं तो यहाँ पे हमें इसकी इक्वेशंस लगाने की ज़रूरत है. इक्वेशंस हम उस सूरत में लगाते हैं जब उन मोमेंट्स को कैलकुलेट कोडिंग के ज़रिए किया जाए, स्टेप डेविएशन मेथड या इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड के अंदर हम अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसमें वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि आपने अभी ऊपर क्वेश्चंस में भी देखा है, प्रीवियस पेपर में भी और इसमें भी. तो ये चूँकि मीन की मोमेंट्स हैं तो ये आपके लिए कंफर्म मोमेंट्स हैं कि फर्स्ट मोमेंट है 1, सेकंड 4 और थर्ड 0. द डिस्ट्रीब्यूशन इज़, अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड मोमेंट इम्पॉर्टेंट होती है कि उसकी मदद से हमें वेरिएंस का मालूम होता है कि यहाँ पे अगर ये वेरिएंस का पूछता तो 4 थी, और थर्ड मोमेंट जो है ये हमें डाटा की स्क्यूनेस के बारे में बताती है. अगर ये 0 है तो इसका मतलब है डाटा सिमेट्रिकल है, और अगर ये प्लस में कोई डिजिट है तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, अगर नेगेटिव में कोई डिजिट है तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस है. तो ये चूँकि थर्ड मोमेंट 0 है तो ये सिमेट्रिकल डाटा है. द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड इफ़ अरिथमेटिक मीन इज़ लेस दैन मोड, नो, ये नेगेटिव स्क्यूनेस है. अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन मोड, यस, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है. अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन, यस, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है. तो बोथ बी एंड सी. द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 10. All observations are increased by 10%. The mean of the increased observation shall be. तो याद रखें कि अगर ऑब्जर्वेशन का जो ऑब्जर्वेशंस को जितने परसेंट हम बढ़ाएंगे तो मीन भी उतने परसेंट बढ़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था 10 था, अगर तमाम ऑब्जर्वेशंस को 10% बढ़ाया जाए तो मीन जो है वो भी 10% बढ़ेगा. यानी कि 10% जो है 10 का वो 1 होगा, तो ये मीन बन जाएगा 11. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 11. तो ये था जी आपका क्वेश्चन पेपर 2011. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद जो हैं अगले जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो कमेंट, शेयर एंड लाइक माय वीडियो. एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.